हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं TGT PGT एस्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट। और आज की जो वीडियो है ये TGT PGT एस्टेट UGC नेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और स्पेशल हम TGT PGT एस्टेट के लिए हमने एक मुहिम से शुरू कर रखी है और उसी के अंतर्गत आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है। इससे पहले वाली क्लास मैंने नई कविता पर डाली थी और देखो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नई कविता। जैसे कि ये यहाँ पर है नई कविता, तो नई कविता नाम से मैंने थंबनेल तो बना दिया था, लेकिन उसमें मैंने क्लास नंबर नहीं डाली थी, तो वो क्लास नंबर 40 रहने वाली है, क्योंकि 40 से पहले 39 में मैंने प्रपदवाद करवाया था। तो ये आप थोड़ा सा अपना नोट कर लें। तो नई कविता आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो लेक्चर से हमारे साथ नया जुड़ता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर ले। उसके बाद जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और TGT PGT एस्टेट के नाम से उसमें आपको सभी 40 वीडियो संग्रहित मिल जाएंगी। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। डेली की वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो नई कविता के बारे में ये सब, इसकी प्रस्तावना, इसका नामकरण, जो कुछ भी थी, अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषा दी, वो सब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया था। और पहले वाली जो वीडियो थी वो मैं वहीं पर बंद नहीं करना चाह रही थी, उसमें ये 2 पॉइंट जो थे वो रह गए थे। वो अचानक से मैंने बस पोज की, मतलब वीडियो को थोड़ी देर के लिए कोई काम आ गया था और फिर वो वहीं से मुझसे कट हो गई। तो ये 2 पॉइंट उसी वीडियो के अंतर्गत थे, या आज हम इसमें देख लेते हैं। तो पार्ट 1 जो है नई कविता का मैंने डाल दिया था, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये तो आपने देख लिया होगा कि नई कविता के 2 प्रमुख तत्व कौन से थे। एक तो अनुभूति की प्रामाणिकता, मतलब अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है जो कवि ने खुद अनुभव किया, खुद अपने भावों की अभिव्यक्ति दी। तो अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। बुद्धिमूलक मैंने आपको बताया था, बौद्धिकता को ज़्यादा स्थान दिया, और यथार्थवाद को। तो ये दोनों जो तत्व थे नई कविता में प्रमुख थे। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है। जब आप नई कविता पढ़ेंगे तो कैक्टस का जन्म होता है। कैक्टस जो है एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है। और जो किसका प्रतीक है? जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। मतलब जो कैक्टस होता है एक ऐसा वो पेड़ है, पौधा है, जो मतलब अनुवांछित वृक्ष है, पेड़ है, पौधा है, जो किसी गंदे संदे पानी में भी ये अपने आप उग जाता है। लेकिन उसका उत्साह देखिए कि वो किसी भी तरीके से अपने उत्साह को दमन नहीं होने देता। जीवन के प्रति ऊपर उठने की उसकी आकांक्षा है। और अनगढ़ता, जिसको हमने गढ़ा नहीं, जिस वृक्ष को, जिस पेड़ को, जिस पौधे को हमने बोया नहीं, वो अपने आप उग गया। तो इसमें एक कैक्टस एक प्रतीक के रूप में लिया है। जैसे कि एक इंसान को लेकर हम चले तो आप इसे उसके संदर्भ में समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैक्टसवाद आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब जो है प्रमुख कवि हम पढ़ेंगे कि नई कविता। अब देखो, मैंने एक बात और बताई थी कि नई कविता और प्रयोगवाद दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रयोगवाद की मैंने एक वीडियो डाल दी थी, और प्रयोगवाद के जो कई कवि हैं, जो चारों सप्तक में कवि हैं, वो लगभग जो है, लगभग नहीं 95% कवि हैं जो नई कविता के कवि हैं। तो यहाँ पर हम एक एक को पढ़ेंगे। जैसे कि प्रयोगवाद में हमने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को पढ़ा था। तो अज्ञे जो है इसका नई कविता का भी सबसे प्रमुख कवि है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संक्षिप्त जीवन व्रत आपको देखना है। तो जन्म और मृत्यु तो आप याद करें या ना करें, लेकिन जब भी आप अपने नोट्स बनाएं तो सभी कवियों को आप क्रम से जरूर लगा लें। ठीक है, क्रम से ही उनकी रचनाएं लिखिए, ताकि जब आप याद करें तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रहे कि नोट्स में कौन सी चीज़ कहाँ पर थी। तो इतना सा भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो रचनाएं अगर आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करनी आती हैं तो आप आसानी से कर देंगे।
तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का संक्षिप्त जीवन परिचय है कि 1911 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनकी मृत्यु हुई। इनका प्रथम काव्य संग्रह है भगनदूत। अब यहाँ पर प्रथम और अंतिम आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि नोट्स में भी आप सन के अकॉर्डिंग रचनाएं इनकी लिखेंगे। तो सबसे पहला काव्य संग्रह भगनदूत है और अंतिम जो है ऐसा कोई घर आपने देखा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि पहला ये है और अंतिम ये है। अब अज्ञे जी की कविताएं ये काव्य संग्रह देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद करने हैं। जैसे भगनदूत, भगनदूत मतलब कोई भगवा वेशधारी है, उसको चिंता हुई इतलियम की, ठीक है, चिंता हुई तो हरी घास पर थोड़ी देर के लिए वह घूमा, फिर बावरा अहेरी भी उसके साथ थी और दोनों ने मिलकर इंद्रधनुष रोंदे हुए, मतलब उस घास को ऐसे रोंदा इन्होंने। अरियो करुणा प्रभामयी, मतलब मैंने ये सारी कविताएं जो है ना प्रभात के से दृश्य को ध्यान में रख कर रख रखा था कि ये सारी जो रचनाएं आगे की हैं वो इस प्रकार की हैं। भगनदूत, चिंता, इतलियम, और ये जो तीनों रचनाएं हैं इन्हें सीक्वेंस से लगाने के लिए भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। भगनदूत को चिंता हुई तो इतलियम, इतराया मतलब वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आप कर लें। और फिर वो कहाँ पर गया, हरी घास पर गया बावरा अहिरे के साथ, और दोनों इंद्रधनुष रोंदे हुए, जैसे कि वो उस घास पर ऐसे घूमे जैसे वो इंद्रधनुष को रोंद रहे हैं। कब, अरियो करुणा प्रभा में, करुणा प्रभा, प्रभा मतलब आप ये लगा लो कि सुबह के वक्त वो ऐसे रोंद रहे हैं उस घास को, अरियो करुणा प्रभामयी, कह रहे कि अरे थोड़ी सी तो करुणा करो। आंगन के पार द्वार, और वो घास कहाँ पर है, आंगन के पार द्वार किधर है, पूर्व की ओर, पूर्वा, और उस पर क्या है, सुनहले सैवाल भी हैं। कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अब कवि कह रहा है कि देखो उसे चिंता हुई तो वो कह रहा है कि मैंने उसे कितनी नाव में कितनी बार देखा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि एक अब मैंने यहाँ से ना एक ऐसा अपने दिमाग में एक ऐसा प्रतीक ले लिया था, जैसे कि कोई एक महावृक्ष है, एक पेड़ है, उसके नीचे कोई आदमी तपस्या सी कर रहा है किसी मुद्रा में बैठकर, तो इसको यहाँ से मैंने इस ट्रिक से ले लिया था। कितनी नाव में कितनी बार बैठकर मैंने उसे देखा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। वो सागर मुद्रा में बैठा है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, मतलब चुपचाप, सन्नाटा का मतलब चुपचाप। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, मतलब जो वो आदमी बैठा है वो कितनी नाव में कितनी बार, ये कह रहा है कि भगनदूत कि कितनी नाव में कितनी बार बैठकर मैंने उसे देखा, क्योंकि मैं उसे जानता था इसलिए देखा। वो सागर मुद्रा में बैठा हुआ था। पहले मैंने सन्नाटा बुनता हूँ, क्योंकि मैं सन्नाटे में रहकर चुपचाप रहकर मैंने उसे देखा। महावृक्ष के नीचे वो किसी सागर मुद्रा में बैठा हुआ था, और वो वृक्ष कहाँ था, नदी की बांक पर छाया, नदी की बांक पर था वो। ऐसा कोई घर आपने देखा, ये अंतिम है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो सारा जो है प्रकृति से संबंधित है, और एक इस तरीके से आप खुद से अपनी ट्रिक बनाएं। एक इस तरीके का मेरा तो नहीं, इन रचनाओं को पढ़कर एक दृश्य सा अपने आंखों के सामने घूमने लगता था और मैं उसी से उसको जोड़कर याद रख लेती थी। तो आगे के ये सारे काव्य संग्रह हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हम इनके कुछ प्रमुख प्रश्नों की तरफ। आगे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अब देखो जो नई कविता है इसके कई सारे पार्ट बनेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें कई सारे कवि भी हैं। तो थोड़ा और इम्पोर्टेंट कवि हैं, उनकी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हैं, तो पढ़ाने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आगे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अस्तित्व मतलब खुद का अपना कोई, हर एक आदमी का कोई ना कोई अस्तित्व होता है, कोई अपनी पहचान होती है, कोई रुतबा होता है। तो आगे जो थे एक अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। आगे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। जब हमने प्रयोगवाद पढ़ा तो सबसे पहले इसका नाम आज्ञे जी का पढ़ा, उसके बाद नई कविता भी हमने पढ़ा, तो आज्ञे जी की शुरुआत से ही होती है ये, नई कविता की शुरुआत भी आज्ञे जी ने की। तो प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, आज्ञे को कहा जाता है। आगे की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। अब देखो वो जो हमने अभी पढ़े थे ये सारे काव्य संग्रह थे। इनके भगनदूत, चिंता, इतलमे, हरी घास पर क्षणभर, ये चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंगन के पार द्वार ये भी पूछा जाता है। सागर मुद्रा ये भी, कितनी नाव में कितनी बार, ये तो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ से 4-5 रचनाएं आती हैं और क्रम से भी व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। तो वो इनके काव्य संग्रह थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे आगे की चर्चित कविताएं। तो आगे की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? ये कविताएं हैं वो काव्य संग्रह थे। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। अब यह दीप अकेला आपने पढ़ा होगा, तो ये यूजीसी नेट में भी है। और कलगी बाजरे की, नदी के दीप, ये भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। असाध्य वीणा भी यूजीसी नेट में लगी हुई है। तो ये तीनों जो 4-5 ये जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, आगे की कुछ प्रमुख मतलब चर्चित कविताएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। असाध्य वीणा, असाध्य वीणा आप सभी को पता है, ये आगे की रचना है। कलगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। तो ये 3-4 बार आप ये रचनाएं याद करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। विसर्जन एक चीज एक शब्द होता है सर्जन, सर्जन का मतलब होता है जोड़ना, और विसर्जन का मतलब होता है खंडित करना या बहा देना, या मतलब प्रवाह कर देना। पढ़ते हैं ना, विसर्जन किया मतलब अपने से दूर कर देना। तो अहम भाव का विसर्जन, अहम का त्याग करना, इसका मूल भाव है किसका? असाध्य वीणा। ध्यान से याद रखना, असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है? एक लंबी कविता है। इसमें क्या, इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अब दूसरा कवि आता है मुक्तिबोध, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। अब आगे जी से ये प्रश्न पूछा जाता है कि गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी का आता है। सबसे पहले नाम हमने अज्ञे जी का पढ़ा, अज्ञे जी के काव्य संग्रह पढ़े और उनकी रचनाएं पढ़ी। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मतलब इनकी जो इंद्रियां थी ये किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी से उसका बोध कर लेते थे। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं, 2 ही काव्य कृतियाँ प्रकाशित और दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी हैं लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। अब ये 2 काव्य कृतियाँ नहीं है, ये इनके काव्य संग्रह हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुक्तिबोध के कौन से 2 काव्य संग्रह हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये 1964 में प्रकाशित हुई, और भूरी भूरी खाक धूल ये 1980 में। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। तो अब कविताएं देख लेते हैं। ये दोनों काव्य संग्रह थे। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों रचनाएं हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगी हुई हैं। तो ये चारों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ये इनकी प्रसिद्धि का आधार थी। काफ़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं अंधेरे में, और ये भी एक लंबी कविता है और फैटेंसी में ये लिखी गई है। ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, याद रखनी है। चारों प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? मुक्तिबोध की। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना नामक पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। ये बात आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुक्तिबोध जी की कविता है अंधेरे में। अंधेरे में नाम तो इसको बाद में दिया गया, लेकिन सबसे पहले जब ये कल्पना नामक पत्रिका में 1964 में प्रकाशित हुई थी तो किस नाम से प्रकाशित हुई थी? आशंका के दीप अंधेरे में। तो आप देखोगे बाद में इसका नाम रख दिया अंधेरे में, इतना ये कट कर दिया। तो यहीं से मिलता जुलता है, याद रखना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। तो ये किसने किस कवि को क्या कहा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन मतलब मुक्तिबोध के काव्य संकलन के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, एक ऐसा लगता है ये काव्य संग्रह जैसे किसी बड़े कलाकार की स्केच बुक। तो आप जानते ही हैं सभी इस नाम से तो वाकिफ हैं, स्केच बुक जैसी लगती है। अंधेरे में एक लंबी कविता है।
विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। अब अंधेरे में जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की, इसके दृष्टिकोण जो है देखने का मतलब अलग अलग आलोचकों ने इस कविता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। अब हम सभी के दृष्टिकोण में बात करेंगे कि किसने क्या इसके बारे में सोचा, देखा और कहा। शमशेर बहादुर जी का क्या विचार है अंधेरे में नामक कविता को लेकर। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात, मतलब शमशेर बहादुर ने कहा है कि अंधेरे में जो कविता है वो स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद एक दहकती इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। जन मतलब सभी लोग और व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति। इन दोनों को क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। इसका एकीकरण है इस कविता के अंदर अंधेरे में। तो ये विचार किसका था, शमशेर बहादुर का। यानी कि ऐसे याद कर लें, दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है अंधेरे में कविता को, तो ये शमशेर बहादुर ने कहा है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, अपराध भावना का अनुसंधान। अपराध भावना का अनुसंधान का मतलब खोज, कि अपराध की जो भावना है उसकी खोज। तो ये इस कविता के बारे में कहा है। अस्मिता की खोज, और ये नामवर सिंह ने कहा है। इम्पोर्टेंट है, ये पंक्ति पूछी जाती है। अस्मिता की खोज किसने कहा है, नामवर सिंह ने। इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मल जैन ने अंतःस्थल का विप्लव कहा है और प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है और रामविलास शर्मा ने फिर से इसे आरक्षित जीवन की कविता कहा है। अपराध भावना का अनुसंधान और आरक्षित जीवन की कविता कहा रामविलास शर्मा ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी, अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपने रचना के प्रेरक तत्वों का भी ज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। तो ये विचार किसका था, ये देखो कथन है, किसी के भी कहे हुए कथन है। अब आप हिंदी के स्टूडेंट है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि किस किस कवि ने, किस किस विद्वान ने अंधेरे में नामक कविता के बारे में क्या क्या विचार दिया, उनके क्या दृष्टिकोण थे। तो ये सभी के आपको ध्यान रखने हैं। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता रचना फैंटेसी में की। यही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। फैंटेसी एक मिथ्या कल्पना की तरह होती है, फैंटेसी, ठीक है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की, याद रखना है। फैंटेसी का अर्थ मैंने आपको बताया, जैसे कोई मिथ्या, कोई कल्पना के आधार पर जो रचना लिखी जाती है वो। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से, अब मुक्तिबोध ने खुद ही फैंटेसी की एक परिभाषा दी है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। मतलब ज्ञान की एक ऐसी गुफा या ऐसा गर्भ, ठीक है, फैंटेसी के द्वारा उसको निकाला जा सकता है, सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। तो आप समझ गए होंगे। और फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है। मतलब फैंटेसी के अंतर्गत क्या होता है, भाव पक्ष प्रधान होता है। भाव मतलब जो कवि की अनुभूति है, जो कवि के खुद के भाव हैं, उनकी प्रधानता होती है। और विभाव पक्ष, भाव विभाव आपने देखे होंगे ना, भाव विभाव अनुभाव, आपने जो रस पढ़े थे, तो जो विभाव पक्ष है वो इसमें गौण होता है। और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही ये भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके, मैंने बताया ना इसमें कल्पना के समावेश रहता है। कल्पना इस कदर उत्तेजित हो जाती है कि बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। मतलब जो फैंटेसी होती है ना, वो इसमें भाव पक्ष की प्रधानता होती है। भाव के साथ कल्पना का क्या होता है, समावेश होता है। और उस कल्पना के माध्यम से मतलब पाठक के मन में एक ऐसा बिंब बन जाता है, एक ऐसी मूर्त सी, उस जो पंक्तियां हैं उसका एक मूर्त रूप पाठक के मस्तिष्क पर बनने लगता है। और उसके अंदर उस मूर्त रूप में क्या होते हैं, उस विधान में ही, जिस विधान में उस विधान के ही नियम होते हैं।
शमशेर बहादुर अगला कवि आ जाता है। तो अभी एक बार वीडियो देख लेते हैं, अभी थोड़ा शमशेर बहादुर जी को और पढ़ लेते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तीसरे नंबर के कवि हम पढ़ रहे हैं और शमशेर बहादुर सिंह जी को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। गहन इंद्रिय बोध का कवि किसे? अनुभूति और गहन इंद्रिय बोध का कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी को कहा जाता है। शमशेर बहादुर जी को प्रेम और सौंदर्य के कवि कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? आप जल्दी से अपने नोट्स बना लें और इस पोर्शन को, इस पार्ट को आप 2 दिन दें। एक दिन अपने नोट्स बनाएं और अगले दिन सुबह उठते ही इसे याद कर लें थोड़ा सा। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, तो इस तरीके की रचनाएं तो आपसे पेपर में पूछी नहीं जाएंगी। चुका भी हूँ मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ सुकून की तलाश। अब इम्पोर्टेंट कौन कौन सी हैं? चुका भी हूँ नहीं मैं, कह रहा कि अभी तक मैं अपने काम से चुकता भी नहीं हुआ हूँ, इतने पास तुम आ गई हो उदिता और तुमने बात भी नहीं बोली मुझे, काल तुमसे होड़ है मेरी, कह रहा उदिता, उदिता को काल का है, काल तुमसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ कि तुम भी मेरी होड़ कर रही हो, सुकून की तलाश हम दोनों ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके काव्य संग्रह हैं? शमशेर बहादुर के। तो थोड़ी ये ट्रिक आपसे याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने खुद से याद कर लें, खुद से अपनी ट्रिक बना लें। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन हैं, तो एक ही जगह पर आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है, तो अपने नोट्स बिल्कुल बना लें। शमशेर को कवियों का कवि कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है। प्रेम और सौंदर्य के कवि तो हैं ही, आगे जी ने इनको शमशेर को कवियों का कवि कहा है। मलयज शमशेर मूड्स के कवि हैं, मूड 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 से मूड के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। विजन मतलब जहाँ पर कोई जन नहीं रहता, अनजान जगह के कवि नहीं है, ये मूडी कवि हैं। मुक्तिबोध ने क्या कहा है शमशेर बहादुर के बारे में? शमशेर की आत्मा ने अपने अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर पर्यटन साध्य पवित्रता के कारण। ध्यान से सुना, मुक्तिबोध ने आगे जी के ने शमशेर बहादुर के बारे में क्या कहा कि शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों में तैयार किया है। इतनी पंक्ति आप याद रख लें बस कि ये किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। मुक्तिबोध शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मुक्तिबोध ने ही 2-3 परिभाषा दी हैं। प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। विष्णु खरे कहते हैं कि शमशेर की शमशेरियत है, मतलब ये आप देख लेना इतना ज़्यादा। ठीक है, करें तो कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, जैसे मुक्तिबोध की इम्पोर्टेंट है। और तो ये यहाँ पर कुछ कथन है शमशेर बहादुर जी के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट है ना आपको उनके करने, जैसे आगे का है, मुक्तिबोध का है, मुक्तिबोध, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। मतलब एजरा पाउंड एक इंग्लिश का कवि है, तो शमशेर बहादुर जी ने लिखा है कि एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है। तो ये बात याद रखनी है, ये कथन जो है सेम टू सेम आपको याद रखना है। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का 2 आब हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। मैं उर्दू और हिंदी का 2 आब हूँ। नेक्स्ट है शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं कुछ निम्नलिखित है। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। अभी तक हमने काव्य शमशेर बहादुर जी के जो थे वो काव्य संग्रह पढ़े, और ये इनकी कुछ चर्चित कविताएं हैं। चर्चित कविताएं कौन कौन सी ये आपको याद रखनी है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ भी ले। तो टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, ये एक लंबी कविता है। एक पीली शाम,
धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने अब अगला कवि जो है भवानी प्रसाद मिश्र से शुरू हो जाता है, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो से इसकी शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बन पाती है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है, रचनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अगर दो तीन कवियों की मैं रचनाएं डालती हूँ तो आपको लिखने में और आपके नोट्स बनाने में आपको आसान नहीं रहती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और फटाफट हम इसे पार्ट में करेंगे। और आज पूर्णिमा का मेरा फास्ट भी है और अभी तक मैंने पूजा पाठ भी नहीं किया है। मैंने सोचा कि एक तो वीडियो मैं बनाकर अभी जाऊंगी ही, उसके बाद ही मैं अपना काम करूंगी। तो शाम तक मैं 1-2 वीडियो और भी डालने की कोशिश करूंगी। कल तो मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद।